ईद है। आप सभी को ईद मुबारक। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज आप सब जानते हैं कि चुनाव में लोग मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमान का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं से अघोषित रूप से मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है, जानबूझकर। कहा नहीं जाएगा, लेकिन काम चलता रहता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर को याद करना प्रासंगिक होगा। मैं बात कर रहा हूं 1946 की, जब अंबेडकर गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, श्रम मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास था। उन्होंने कहा था कि जो इतिहास जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं मुसलमानों के लिए लड़ता रहा हूं, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। और मेरे विभाग में भारत सरकार के अन्य विभागों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति बेहतर है। उन्होंने आंकड़े पेश किए थे संसद में। जरा सुनिए वो क्या आंकड़े थे और कितने लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते थे। आज ईद के अवसर पर ये आंकड़े जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अवसर बता देता हूं। अवसर था कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी और यह आरोप लगे थे कि मुसलमानों की स्थिति विभागों में ठीक नहीं है। इस पे अंबेडकर बोल रहे थे और जो इस बहस में शामिल थे, पहले उनका नाम बताता हूं। मिस्टर E.H. जफर, लियाकत अली खान, जियाउद्दीन अहमद, श्री प्रकाश, मोहम्मद नौमान खान, अबुल गनी खान जैसे लोग इस बहस में शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, उनकी प्रमुख हाइलाइट्स जो है मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने विभाग में मुसलमानों की स्थिति बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो वक्ताओं की धारा प्रवाह टिप्पणियां सुनी जो कटौती प्रस्ताव पर बोले। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न विभागों में मुसलमानों की स्थिति पर आंकड़े रखे हैं। चूंकि मैंने वह टिप्पणियां सुनी हैं, मुझे अपने पास मौजूद तथ्य बताने होंगे। मुझे यह कहने में बहुत गर्व है कि श्रम विभाग में मुसलमानों की स्थिति उस तस्वीर से बहुत बेहतर है जो उन्होंने भारत के अन्य विभागों के बारे में चित्रित की है। यह बेकार की शेखी बघाड़ने वाली बात नहीं है, बल्कि यह तथ्यों के बलबूते पर आधारित है। मैं कह सकता हूं कि मैंने बड़ी मेहनत से भारत सरकार के श्रम विभाग में मुसलमानों के प्रतिशत के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए हैं। न केवल श्रम विभाग में, बल्कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और अन्य संबद्ध कार्यालयों से भी इस संख्या का पता चलता है कि इस समुदाय की स्थिति क्या स्थिति है और मुसलमानों के साथ साथ अन्य समुदायों की भी क्या स्थिति है। परंतु मुझे एहसास है कि जो समय मुझे मिला है उसमें मेरे लिए असंभव होगा कि मैं इन भिन्न भिन्न समुदायों के बारे में पूरी स्थिति पेश कर सकूं। इसलिए आज मैं केवल मुसलमानों की स्थिति के बारे में ही बताऊंगा, न केवल उनकी कुल संख्या बल्कि प्रतिशत भी, ताकि मुस्लिम लीग के सदस्य सही स्थिति जान लें। आगे कहते हैं इस भाषण में कि मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि हर सदस्य का यह प्रयास होना चाहिए कि जहां तक संभव हो कोई समुदाय पिछड़ न जाए। इसलिए किसी विभाग विशेष के कार्य व्यवहार के बारे में कोई निर्णय देने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उस विभाग विशेष में किसी समुदाय की स्थिति गिरी है अथवा बेहतर हुई है। इसलिए तुलनात्मक तरीके से पढ़ना समझना जरूरी है। सबसे पहले वह श्रम मंत्रालय के आंकड़े पेश करते हैं और कहते हैं कि मैंने सभी मामलों में मार्च 1939 और मार्च 1946 के आंकड़े संकलित किए हैं और 1939 में जो गजटेड पोस्ट थे, राजपत्रित पोस्ट थे, 12 थे,
और उसमें मुसलमान 8% थे। 1946 में जो गजटेड पोस्ट हैं वो 80 हैं और इसमें 20% मुसलमान हैं। अब नॉन गजटेड पोस्ट के बारे में आंकड़ा देते हैं। कहते हैं कि 1939 में कुल 457 थे और मुसलमानों की संख्या 24% थी। अब वो आते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में। कहते हैं कि 1939 में कुल जो गजटेड पोस्ट थे 43 थे, इसमें मुसलमान 21% थे। 1946 में पदों की कुल संख्या 1981 थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कारण कुछ अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम थी। उसके हिसाब से मुसलमानों की संख्या तब भी 21% थी। कुल 14 अधीक्षक अभियंता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, इसमें से एक मुसलमान है जो 7% बैठता है। कार्यकारी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 64 है, इसमें मुसलमान 15% है। सहायक कार्यकारी अभियंता में 14% मुसलमान हैं। अस्थायी इंजीनियर कुल 72 है, इसमें मुसलमान 32% है। इसके बाद आते हैं, किसी सदस्य ने ठेके का प्रश्न उठाया था कि ठेका में कितना मुसलमानों को मिला है। इसका जवाब देते हुए ये E.H. जफर साहब ने ये उठाया था, बंबई दक्षिण डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो सूचना इंजीनियर्स ने दी है उसके हिसाब से कुल ठेकेदारी में 10.5 10.5 लाख रुपए की ठेका मुसलमानों को दी गई। सवाल पूछा गया कि आखिर कितने में से, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि 3 करोड़ में से 10.5 लाख का ठेका मुसलमानों को दिया। आखिर क्यों, यह भी सवाल पूछा गया था। इसका जवाब सुनिए। जवाब देते हुए कहते हैं कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की संहिता है कि ठेका उसी को दिया जाए जिसकी निविदा है ना बोली निम्नतम है। रात को ही मैंने जांच की और मुझे मुख्य अभियंता ने बताया कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जिसकी निविदा निम्नतम हो और उसे ठेका मिला हो। अब एक अन्य डिपार्टमेंट पे आते हैं, संपदा निदेशालय स्टेट। कहते हैं कि मैं संपदा निदेशालय पर आता हूं, हालांकि वहां 8 राजपत्रित पद हैं, गजटेड पोस्ट है, उनमें से एक खाली है। 6 उसमें से हिंदू हैं, एक अनुसूचित जाति का है। वहां एक मुसलमान था जिसे उसके पैतृक विभाग भेज दिया गया है। नॉन गजटेड जो पद हैं उनकी संख्या 235 है, जिनमें से 18.2% मुसलमान हैं। अब आते हैं भू सर्वेक्षण विभाग पर। कहते हैं कि यह बहुत ही आरंभिक अवस्था में है। हमने 13 सहायक भूगर्भवेत्ताओं के लिए भूगर्भ सर्वेक्षण के विस्तार का काम शुरू किया। हमने 13 सहायक भूगर्भवेत्ताओं को लिया और ये पद यूपीएससी के थ्रू होकर आए थे। यूपीएससी ने 40 नामों की सिफारिश की है, हमें केवल 13 छांटने थे। 13 में से एक मुस्लिम था जिसको छांटा जा सका। और इसका जवाब देते हैं कि यह तकनीकी पद है और इसलिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो अहर्ता है, उस पर बहुत ध्यान देना आवश्यक था। फिर आगे कहते हैं कि एक और काम हमने किया है जिसके बारे में मैं जानता हूं कुछ लोग इसे गलत समझ सकते हैं। कहते हैं कि हमने देखा कि भूगर्भ सर्वेक्षण महानिदेशालय हेडक्वार्टर, उस ऑफिस में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपने माननीय मित्र सर जियाउद्दीन अहमद के विश्वविद्यालय से 2 मुस्लिम छात्रों को चुन लिया। इस पर जियाउद्दीन अहमद कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि इसका श्रेय आपको नहीं जाता। अंबेडकर जवाब देते हैं कि वे प्रशिक्षित भूगर्भवेत्ता नहीं थे, उनकी योग्यता केवल भूगोल में थी। इसके बावजूद हमने 2 को चुना। हमने उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि उन्हें बाद में भूगर्भ सर्वेक्षण कार्यालय में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में नियुक्त किया जा सके। अब आते हैं कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम डिफरेंट तरह के चल रहे थे उसके बारे में आंकड़े यहाँ पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षेप में जिक्र करूंगा
जो भूगर्भ सर्वेक्षण के पुनर्गठन के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाई गई योजना का भाग है, जिसके अंतर्गत 34 भूगर्भ वेत्ताओं को प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय में भेजा जाता है। इसमें श्रम विभाग बहुत उदार रहा है। यह योजना 1946 में शुरू हुई। 9 लोग चुने गए, जिनमें से 5 हिंदू और 3 मुसलमान हैं और 1 अन्य अल्पसंख्यक हैं। इसमें मुसलमानों का प्रतिशत 33.33% के आसपास है। अब बिजली विभाग के बारे में कह रहे हैं कि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दूसरा कार्यक्रम बिजली के क्षेत्र में व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्य के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण में बिजली एक महान भूमिका निभाने जा रही है। उस समय विजुलाइज कर रहे थे कि पावर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कहते हैं आगे कि इसलिए भारत में ऐसे लोग होने चाहिए जो व्यावसायिक और प्रशासनिक रूप से दक्ष हों, प्रशिक्षित हों। हमने कुछ लोगों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों के अनाड़ी लड़के नहीं लिए जा सकते। आपको ऐसे लोग लेने होंगे जिन्हें इस मामले में कुछ अनुभव हो। इसलिए हमने प्रांत के सरकारों से पूछा, क्या वे विदेश भेजने के लिए अपने बिजली विभाग के कर्मचारियों का नाम का सुझाव देंगे। यह चुनाव श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट या भारत सरकार ने नहीं किया। यह चयन पूर्णतः प्रांत सरकारों के अधीन था। कुल 10 व्यक्ति चुने गए। इनमें से 1 मुसलमान था, यानी 10%। उसे हैदराबाद से चुना गया था और अन्य राज्यों ने मुस्लिमों को नहीं चुना। पता नहीं क्यों, शायद उनके बिजली विभाग में मुस्लिम नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं कि अब मैं 3 अन्य योजनाओं पर आ रहा हूं जिन्हें श्रम विभाग ने विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित स्पॉन्सर किया है। एक है बेविन प्रशिक्षण योजना। इसमें से 787 लड़के भेजे गए। उनमें से 154 मुस्लिम थे, यानी 19%। फिर कल्याण कार्यों के लिए श्रम अधिकारियों की प्रशिक्षण की योजना है। उसमें से 23 वो अब तक भेजा गया। 23 में से 18 मुसलमान हैं, जो 79% है। फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के उच्च तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने की एक अन्य योजना है। भारत सरकार ने निजी मालिकों को पत्र भेजा है कि यदि वे भारतीयों की तकनीकी क्षमता सुधारने के उद्देश्य से अपने किसी कर्मचारी को विदेश भेजना चाहें तो भारत सरकार उसमें सहयोग करेगा। इस संबंध में अब तक 6 व्यक्ति भेजे गए। दुर्भाग्य से इसमें कोई मुसलमान नहीं था, परंतु इसमें निश्चित रूप से श्रम विभाग की गलती नहीं है, क्योंकि वह प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आखिर में कहते हैं कि अब मैं एक और मुद्दे की जिक्र करूंगा, वह है परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति का मामला। यह भी यूपीएससी के माध्यम से की जाती है। दुर्भाग्य से जो स्थान भरे गए हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने यूपीएससी से छानबीन की, मैंने पता किया तो आयोग ने जो जवाब दिया वो कुछ इस तरह से था कि विज्ञापन पर 240 आवेदन आए थे। उनमें से 8 मुस्लिम थे, जिनमें से 3 को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उनमें से इस पद के लिए किसी को योग्य नहीं समझा आयोग ने। संक्षेप में कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में यह श्रम विभाग का रिकॉर्ड है। मेरा दावा है कि मेरे यह पद पाने के बाद यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों की स्थिति बिगड़ने के बजाय काफी सुधार हुआ है। उसमें अपने विभाग के लिए मैं और कोई दावा नहीं करता। मैं 2 बातें कहकर समाप्त कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जानते हैं कि सांप्रदायिक अनुपात प्रस्ताव पर मैंने क्या भूमिका निभाई है।
मैं समझता हूं कि यदि लंदन के गोल में सम्मेलन में कोई मुस्लिम लीग का सदस्य उपस्थित था तो उससे अच्छी तरह एहसास हुआ कि जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया उसमें मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुझे मुसलमानों की मांगों या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों के प्रति सहानुभूति नहीं है। मैं इसके लिए लड़ा हूं, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर। रेफरेंस हिंदी के वॉल्यूम 18 पेज नंबर 313 से 320 के बीच जाइए, पूरा डिटेल्स मिलेगा। और ये 10 मार्च 1946 का संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अंबेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम। एक बार पुनः ईद मुबारक।